हमेशा लड़की ही गलत नहीं होती, हमेशा लड़की की ही गलती नहीं होती। मैं बहक गया था, उसने मेरी ही बेहतरी के लिए मुझे कुछ शर्तें रखी। मैंने बोला ठीक है, मैं वो शर्तें पूरी करूँगा। पहले तो मेरे को मुंबई का दौर बताइए, जब जो वो लोग हैं जो शुरा लेके ऐसे बैठे हुए हैं, आपसे पैसे ठगते हैं, ये वो काम दिलाने के झांसे में लेके ये वो। म्यूज़िक एल्बम के लिए एक प्रोड्यूसर ने मुझे यहाँ पर बुलाया था कि नहीं, ये म्यूज़िक एल्बम में ज़ी म्यूज़िक पे जाएगा, ये वो, पैसा लिया। ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी को सपना दिखा रहे हो, तो वो सपना आप पूरा कीजिए। क्योंकि एक बार इंसान पैसा लेके चला जाएगा, उसको दर्द नहीं होगा। आपको मार के चला जाएगा, दर्द नहीं होगा। आपके सपने को लेके जाएगा, आपकी उम्मीद है, आपकी फीलिंग्स को अगर वो इंसान लेके जाएगा। 99% लोग अच्छे हैं तो 1% बुरे भी हैं। जब मैं वायरल होना स्टार्ट हुआ, बोले मैं कोलैब वोलैब नहीं करता हूँ, था मेरा कंटेंट अलग हटके। ये जहाँ पे चढ़ी हुई है ना, इसको कम कर दो तो अच्छी बात है। जब मैं सारी हार मान चुका था, मेरी फर्स्ट वीडियो गई थी मिलियन, फिर 5 मिलियन गई, सारी वायरल होने लगी। मैं आया था, मेरा एक प्लेट था, आज मेरे 2 प्लेट है। अरे निकम्मो, कहाँ मर गए थे? मैंने बोला था करण अर्जुन आएंगे। तो क्या बात है। जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता था, तो उनके बाउंसर्स लोग क्या करते हैं ना, उन पब्लिक को हटाते हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। मैं मेरे माँ बाप के लिए वो करूँ जो उन्होंने कभी सपने में भी ना सोचा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन डलोत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आज के प्रिय गेस्ट हैं हमारे साथ अमन पठान जी, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सर जो राइटर भी हैं और एक्टर भी है। और मैं भी काफ़ी टाइम से जानता हूं सर को। अभी तो आपने सोशल मीडिया भी काफ़ी देखा होगा। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। नहीं, मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आरडी पॉडकास्ट का, जो कि आप उभरे हुए टैलेंट को सामने लेके आते हो, और जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो अपनी काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी पब्लिक के सामने नहीं आ पाता, और उस चीज़ को आप इन फ्रंट ऑफ पब्लिक प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो वो जान के मुझे और देख के बहुत खुशी हुई है, और आप लोगों का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अमन भाई, ये तो चीज़ जो आपने बोली है, ये मेरे को भी थोड़ी-थोड़ी खुशी होती है। जब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो ये लोग हमें एप्रिशिएट करते हैं कि यार आप लोग ये चीज़ें जो कर रहे हो, है ना? तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। आप क्योंकि स्टार ये लोग सारी दुनिया जानते हैं, उनको तो सब लाना चाहते हैं, पर हमारी यही रहता है यार, जिनके अंदर टैलेंट कूट-कूट के भरा हो, वो लोग पीछे क्यों रहते हैं? तो हमारी भी यही सोच है उनको आगे लेके जाए। तो पहले तो अमन भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा पहला, आपकी जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुई थी और अब कहाँ से और मुंबई कब आए? मेरी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई है, जब मैं पहली बार मुंबई शहर में आया था, और मैंने फर्स्ट जूनियर आर्टिस्ट के लिए मैं आया था, जहाँ पर मैं सिया के लव कुश जो सीरियल आता था, वो मैंने सीरियल करा। उसके बाद मेरी वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने वो कुछ समय वो सीरियल करा, फिर मैं जूनियर आर्टिस्ट से सपोर्टिंग कैरेक्टर आर्टिस्ट में आया। फिर मेरा सीरियल से थोड़ा-सा सर मन भर गया था, क्योंकि कंटिन्यूटी में वो मन नहीं लग रहा था। फिर मैं मुंबई आया, फिर से उमरगाँव से मुंबई आया, और मुंबई में आने के बाद फिर मैंने अपनी ये सोशल मीडिया वाली चीज़ें चालू करी। मेरे रील्स बनाना, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना, इन चीज़ों पे मैंने ध्यान देना चालू करा, पर उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं हर चीज़ से हार गया था, और फिर मैं घर चले गया था यहाँ से फिर से। फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कोविड, तो कोविड के कारण मेरी लाइफ़ के 3 साल, 4 साल मैं पीछे हो गया, और अब जब मैं मुंबई आया हूँ, तो आज भी मैंने बहुत काम किया यहाँ पर, बहुत ही उम्मीदों से और बहुत ही सपने देख के मैं आया था। पर इस बीच में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि काफ़ी लोगों से मेरी, जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जिनसे मेरी पर्सनल कुछ बातचीत थी। जब मैं यहाँ पर आया, तो उनसे पहले से मैं बातचीत करके आया था कि मुझे आप लोगों के साथ की और आप लोगों के हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, और जब मैं यहाँ पर आया, तो मेरा साथ यहाँ पर किसी ने नहीं दिया। जब मैं घर था, जब मुझे सब ने बोला कि आपका हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आप यहाँ पर आओ, आप हमारे साथ वीडियोज़ बनाओ, ये करो, वो करो, जो भी है। पर जब मैं यहाँ आया, तो मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया। फिर एक दिन लास्ट, जब मेरा सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जब मेरा दोस्त और मेरी जो मम्मा है, और आप मेरी मम्मा मेरी हिम्मत बन के खड़ी हुई, और मेरा दोस्त समीर पठान जो है, वो मेरी हिम्मत बन के खड़ा हुआ, और सारी उम्मीदें आँखों के ऊपर से चली गई थी कि नहीं यार, अब कुछ नहीं होना है। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था बीच पे, मेरे दोस्त ने बोला कि अमन, कुछ नया ट्राई करते हैं, चल तेरी एक वीडियो बनाता हूँ। जब मैंने वो वीडियो बनाई और वो मैंने पोस्ट करी, रात को 9 बजे पोस्ट कर दी थी मैंने, और फिर जब मैं सुबह उठा, तो वो जब मैंने देखा, तो 5 मिलियन थी। तो जब मुझे अंदर से कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ कर सकते हैं, अब किसी के हाथ की और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। जब मैं चीज़ सीखा कि एक चीज़ बोलते हैं ना, ऊपर वाला एक चीज़ बोलता है कि सब्र करो। तो सब्र एक ऐसी चीज़ है सर, कि ऊपर वाला हमारे इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि
जो सब्र करता है इंसान, उसको हर चीज़ मिलती है, लेट मिलती है पर मिलती है। वो बोलते हैं ना कि ऊपर वाला सबको सब देता है, ऊपर वाला सबको सब देता है, पर सब्र के लिए किसी एक को चुनता है। और उसी सब्र के लिए आपको डटे रहना है, अगर आपने हार मान ली, तो कोई मतलब नहीं है। बड़ी अच्छी बात की अमन भाई ने। एक्चुअली में जो बात कर रहे हैं ना, जो हर एक आर्टिस्ट की सेम कहानी है। क्योंकि जो वो जब बेचारा यहाँ पे आके मुंबई में स्ट्रगल करता है ना, तो वो स्ट्रगल ऐसा होता है कि भूख, प्यास हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। यहाँ तक कि पैसों की बहुत शॉर्टेज आती है क्योंकि महँगा शहर है। बॉम्बे बॉम्बे तो अब मैं क्या ही बताऊँ, आपको रहना बहुत महँगा होता है। दूसरा क्या है, हम मिडल क्लास के लोग हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो ज़्यादातर मिडल क्लास के लोग ही होते हैं। हम जैसे, हम भी एक मिडल क्लास से हैं। तो भाई की बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि मैं बहुत लगा रहा। एक टाइम पे होता है इंसान, मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ है कि मेरे भी एक टाइम पे हाथ खड़े हो गए, यार अब क्या करें? तो फिर भी मैंने एक अंदर से ठाना हुआ था, कसम ली थी अमन भाई कि यार मुंबई में जिंदा जी तो यहाँ रहना है, जाऊँगा तो मर के जाऊँगा। और पर मैं जैसे आप बोल रहे मेरे दोस्त एक बहुत प्यारे और आपकी मदर जो आपको सपोर्टिव, तो सेम मेरी सिस्टर है, मेरी 3 सिस्टर है, तो मैं 3 सिस्टर में से एक वैसे तो सब बहुत प्या हमारी फैमिली का बहुत मतलब प्यार है। हम 2 भाई 3 बहन हैं, पर हमारी एक ही बात है। कभी भी हम कुछ करेंगे तो आपस में। पर एक मेरी सिस्टर है जो सेंटर की, उसका नाम मीनाक्षी है पक्का, तो मैं हमेशा उनसे हर बात को करता हूँ लेके कि यार आप मेरे लिए ये चीज़ की दुआ मांगो, मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, तो वो करते हैं। हालांकि वो बहुत पूजा पाठ वाले हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ आपकी वजह से शायद मेरा हो जाए, तो कसम से होता है ऐसा। तो मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, सेम आप जो बात की है मम्मी। तो फिर उसके बाद बताइए आपने वो, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, आमन भाई के जो वीडियो जाते हैं, अभी मैंने देखा था 42 43 मिलियन में, 10 मिलियन। और अभी भाई अच्छी पहचान हो गई मार्केट के अंदर, और बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठना खड़े हो गए। एक्चुअली में क्या होता है, आपका वक़्त आता है, आप बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। तो अमन भाई आप भी कंटिन्यू करिए। मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि इस फ़ील्ड में चाहे वो दुनिया की कोई सी भी फ़ील्ड हो, माँ-बाप का सहारा अगर जिसको है, वो इंसान ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान सकता। और मैं मेरे मम्मी-पापा का बहुत-बहुत एहसानमंद रहूँगा, और मैं अपनी जान दे के भी उनका एहसान नहीं चुका सकता कभी। क्योंकि आज बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मम्मी-पापा का सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। पर यहाँ पर मैं मेरी फैमिली को भी बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ, मेरी फैमिली का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, जब मेरे पास यहाँ पर आने का पैसा नहीं था जिस टाइम पे, और ना ही मेरे मम्मी-पापा के पास था। मेरे मम्मी-पापा मेहनत करते थे जो भी, फिर मेरे फूफा जी ने मेरी हेल्प करी, मेरी फूफी ने मेरी हेल्प करी और मुझे पहली बार मुंबई पहुँचाया था उन्होंने। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई रिश्तेदार आपको पैसे दे। आज के टाइम पे भाई-भाई का नहीं होता, पर मेरे इतने दूर के रिश्तेदार मेरे सब कुछ मेरा उन्होंने उठाया, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और मुझे यहाँ पर पहुँचाया। और सबसे बड़ी एक और चीज़ बताना चाहूँगा सर मैं, जो पापा होते हैं, जो मेरे पापा हैं, उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर, आपसे एक चीज़ मैं भी एक पूछना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट ऑफ़िसर क्या काम कर सकता है? मतलब अगर वो टीचर है, तो पढ़ा के आएगा, घर पे आ जाएँगे, घर पे रहेंगे, ठीक हाँ, नहीं है? बिल्कुल दूसरे दिन। हाँ, वही चीज़। आपको सर एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरे पापा के बारे में, और उनका मेरे पे सपोर्ट क्या है वो बताना चाहूँगा। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर हैं। सर वो टीचर होने के बाद 3 बजे स्कूल से आते हैं और आके वो वेल्डिंग करते हैं, और रात की 2-2 बजे तक वो वेल्डिंग करते हैं। मेरे पापा एक मैकेनिक भी है। तो मेरे पापा ने, और मेरी मम्मा सिलाई करती है, मेरी मम्मा सिलाई करती है, तो मेरे पापा ने वेल्डिंग करके और मम्मा ने सिलाई करके मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। और मैं कई सपने लेके और कई अ, उम्मीदें लेके यहाँ पर आया था, और यहाँ पर आने के बाद मेरे हौसले भी टूटे, मैं फिर से खड़ा हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे सपोर्ट करा, समीर ने, और मैं फिर से खड़ा हुआ, और मैंने बस जब भी मैं सर डिमोटिवेट होता था ना, तो मेरी मम्मी के आँसू याद आ जाते थे। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी रो के कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं बैठी हूँ ना, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए हर चीज़ करूँगी, मैं तेरे सपोर्ट में बैठी हूँ। और एक दिन सर मेरे पापा ने ऐसी बात कह दी मेरे सपोर्ट में कि शायद ही कोई पिता अपने बेटे को ये चीज़ बोलेगा। मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ बोली थी, मैंने पापा को बोला कि पापा अब मैं फ़ोन लगाया मैंने, और फिर मैंने पापा को बोला पापा अब मैं हार मान चुका हूँ, और अब मैं घर आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ़ में। क्योंकि सर ये फ़ील्ड मेरा सपना है। मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं एक्टर नहीं बना, मैं एक अच्छा कामयाब इंसान इस फ़ील्ड में नहीं बन पाया, तो इससे अच्छी तो मेरी मौत है फिर। मैं ये समझता था कि नहीं यार, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। होता है ना, नशा होता है चीज़ का, तो मुझे इस फ़ील्ड का नशा है। डिक्ट भाई ये चीज़ बहुत अच्छी बोली है, क्योंकि जो आप ठान लेते हो ना लाइफ में,
तो जो जुनूनी होते हैं, जिनके अंदर पैशन होता है अपनी लाइफ में कुछ करना है, उनके लिए बस 2 ही चीज़ें होती है, कामयाबी या मौत, कामयाबी या मौत। बोले भगवान आपको कभी जिसने पैदा किया ना, वो आपका समय तय होता है, जो मरना तो हमने भी सबने है। वो मारता नहीं है, पर आपने अपना जब आप समर्पित कर दिया ना पूरी लाइफ आपने, तो फिर भगवान को भी कहीं न कहीं आपकी बोलते हैं ना कायनात झुक जाती है, तो वो वाली चीज़ें होती हैं, वो कायनात पूरी आपको पूरी कोशिश लग जाती है मिलाने में, है ना? तो वही चीज़ें भाई के साथ हुआ। और भाई साहब आपने जो बात कही है ना, वो मेरे मेरे भी सेम स्टोरी है वहाँ पे। मेरे फादर साहब भी आर्मी में थे, एमईएस एएससी सप्लाई डिपो में थे वो, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जिसको बोलते हैं। तो उसमें थे मेरे फादर साहब, और मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब करके 1 डेढ़ 2 बजे छुट्टी होती है उनको। आके वो लोहे के कारीगर थे, जैसे आपके पापा वेल्डिंग करते थे, मेरे पापा वो होते हैं ना कच्चे टाइप बनाते थे, जो बेकरी में जैसे वो खाने-पीने का सामान बनता है, उनके लोहे के वो बनते हैं। तो मेरे पापा वो इंजीनियर थे उसमें आर्मी में, तो वो भी करते हैं। तो लोग क्या सोचते थे, जो उनको काम करते देखते हैं, लोग सोचते हैं कि यही काम करते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता था कि मतलब क्या ये गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो ये क्या होती है, एक डेडिकेशन आपकी, जो आपकी लगनदारी ईमानदारी, अपनी पूरी लगन से, शिद्दत से आप दूसरा काम भी करते हो। तो भगवान ना उसके ऊपर वाला वो बहुत आपको वो एप्रिशिएट करता है उस चीज़ के लिए। हमेशा मेहनत करने में पीछे मत हटो, मेरा तो यही कहना है। तो अमन भाई फिर उसके बाद बताइए? उसके बाद मेरे पापा ने मुझे लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि जब मैं रो के, हार के और मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया, पापा से डायरेक्ट बात करने की तो हिम्मत नहीं थी। मम्मी को लगाया मैंने फ़ोन और मम्मा से थोड़ी देर बात करी और फिर मैंने बोला मम्मा पापा से मुझे बात करनी है। मैं मेरे पापा से बात करने में बहुत डरता हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं पर मुझे डर लगता है उनसे बात करने में। फिर मम्मी ने पापा को फ़ोन दिया। मैं पापा को बोला पापा मैं हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो पापा को ऐसा लगा कि ये टेंशन में कुछ कर ना ले, है ना? स्ट्रगल भरी लाइफ़ है, इतना कॉम्पिटिशन है तो ये कुछ कर ना ले क्योंकि इसका सपना है, इसका जुनून सवार है मेरे सर पे एक एक्टर बनने का। तो पापा ने मुझे एक चीज़ बोली, उस चीज़ ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि नहीं यार, जब मेरे पापा इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं तो फिर मैं तो उनका बेटा हूँ, मैं तो कर ही सकता हूँ। मेरे पापा ने वहाँ पर मुझे ये चीज़ बोली थी कि बेटा तू मेहनत कर, पैसों की टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए मेरा घर भी बेच दूँगा। जब पापा ने ये चीज़ बोल दी, तो वहीं पे मतलब वो होता ना कि नहीं यार, पापा का सपोर्ट है, वो उन्होंने ये बात बोल दी बहुत है। फिर मैंने एक टाइम खाना खाना चालू करा। मैं ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि मैं 2 टाइम खाना नहीं खाता था। मैं सिर्फ़ रात को खाना खाता था और दिन भर में जो नॉर्मल स्नैक्स वग़ैरह होते हैं, वो खा लेता था। और वही पापा की बात याद करके मैं आगे बढ़ता रहा और अभी तक हार नहीं मानी है। और ये कुछ 2 महीने ऐसे गए कि ऊपर वाले का और माँ-बाप की दुआ ऐसी रही कि मैं सक्सेस होता गया, चीज़ें वायरल होती गई और अब भाई साहब के तो मैं सैल्यूट करता हूँ। एक तो लोग ना एक-एक मिलियन पे तरसते हैं। भाई ने बहुत तगड़े-तगड़े मिलियन में अपनी वीडियो को उठाया है। तो वहाँ पे आपकी मेहनत और शिद्दत, लगन वो आपको दिखती है। जब फिर दुनिया भी देखती है ना, जो बातें करने वाले ना वो भी देखते हैं ना जब ये ऐसा तो वो सब चीज़ें ना बहुत मज़ा आता है। और मैं भी बहुत लकी हूँ भाई, इतनी बड़ी शख्सियत है, आज के टाइम पे दुनिया जानती है और उभरे हुए सितारे हैं। तो मैंने भी ये चीज़ सोची यार कि अगर बंदा टैलेंटेड है तो हमारा भी फर्ज़ बनता है उनको सामने लाओ। तो मैंने फिर भाई के साथ कॉन्टैक्ट किया और भाई बहुत प्यारे इंसान है भी ऐसे है जैसे हम किसी को क्या बोलते हैं सपोर्टिव वाला है। तो मेरे को बहुत बहुत हम ऑफ द कैमरा बातें कर रहे थे भाई ने हमेशा मेरे को भी यही बात बोल रहे थे कि भाई आप टेंशन मत लो, बहुत आगे जाओगे, आप लगे रहो। तो ये ऐसी शख्सियत होती है जो आपको भी एप्रिशिएट करती है, क्योंकि इन्होंने भी वही टाइम से निकले हैं, जिससे हम निकले हैं। तो ये चीज़ें ना अंदर से जब कनेक्टिविटी होती है ना, तो एक भाई जैसा फ़ील आता है। अमन भाई आपके 42 मिलियन जाते हैं। मैंने देखा बहुत वीडियो वायरल जाती है। आजकल तो आप ट्रेंडिंग में चल रहे हो, अच्छा खासा मतलब चल रहा है। तो वीडियो आपकी तो वायरल जाती जाती है, मगर आप साइड ही क्यों बनाते हो? साइड स्टोरी ओह सॉरी रील्स क्यों बनाते हो? तो वायरल क्या दिल टूटा क्या आपका? किसी लड़की ने दिल तोड़ा आपका तभी वो क्या है ना सर कि आया था मैं इस शहर में अकेला किसी के भरोसे, जिस पर भरोसा किया वो हो गई किसी और के भरोसे। अब तू रहना बस उसी के भरोसे, क्योंकि मैं चला अब अपनी किस्मत के क्या भरोसे। बात है, क्या बात है! इसका मतलब आपका भी दिल टूटा है। नहीं, नहीं सर, दिल नहीं टूटा है। ये तो हर एक प्यार करने वाले की कहानी है जो मैंने शायरी के थ्रू आपको सुनाई है। पर असल हकीकत तो ये है कि गलतियाँ कुछ मेरी ही थी। हमेशा लड़की ही गलत नहीं होती, हमेशा लड़की की ही गलती नहीं होती। वो क्या होता है ना, जब इंसान एक छोटे से गाँव से निकल के लाइक मेरे जैसा इंसान, मैं मेरी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं एक छोटे से गाँव से जंगल से निकल कर जब एक बड़े शहर में गया, तो मुझे वहाँ पर चकाचौंध जो मैंने वहाँ पर देखी, वहाँ की नाइट लाइफ़ और वहाँ का जो लग्ज़री चीज़ें थी वो सारी देखी। तो इंसान मैं बहक गया था। मैं बहक गया था और अपने प्यार से और अपनी चीज़ों से भटक के और मैं एन्जॉय करने लगा अपनी लाइफ़। और जब मैंने उस लड़की को खो दिया,
मेरी ही गलतियों की वजह से जब मैंने उस लड़की को खो दिया, जब मुझे प्यार का एहसास हुआ और जब मैं उसको मनाने के लिए गया कि नहीं यार गलतियाँ थी मेरी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तू आ जा मेरी लाइफ़ में। तो उस लड़की का दिल मैं आपको बोलना चाहूँगा सर, उसने बोला था कि नहीं, पहले उसने मुझे कुछ शर्तें रखी कि तू पहले कामयाब हो जा तेरी लाइफ़ में। अपने माँ-बाप को वो चीज़ दिखा जो तू आज तक उन्होंने देखी नहीं हो लाइफ़ में। उसने मेरी ही बेहतरी के लिए मुझे कुछ शर्तें रखी। मैंने बोला ठीक है, मैं वो शर्तें पूरी करूँगा और बस मैं जब से अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और हमेशा मैं एक चीज़ बोलूँगा सर कि लड़कियों को गलत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमेशा गलत लड़की नहीं होती है और क्या बोलूँ सर इसके आगे कोई बस बहुत नहीं। बहुत अच्छी बात की भाई ने, बहुत लॉयल है भाई, उसके लिए पहले आपको मैं सैल्यूट करता हूँ भाई को। जहाँ तक कि कोई भी इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता आजकल के टाइम पे। तो बहुत ये प्यारी बात लगी अमन भाई मेरे को आपकी कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे यार गलती हुई है। हालाँकि बहुत सारे कुछ हो जाते हैं ना यार, हमारे दोनों में कन्वर्सेशन होगी, चाहे कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ होती है हर चीज़ में, है ना कन्वर्सेशन, जहाँ प्यार है वहाँ पे झगड़ा भी तो होता है, ये चीज़ मानता हूँ। पर भाई जो आपने गलती एक्सेप्ट करी ना, हमेशा गलती एक्सेप्ट करने वाला इंसान बहुत बड़ा होता है। भले आपकी गलती ना भी हो ना, तो लाइफ में कभी झुक के देखना किसी के आगे, ऊपर वाला भी आपका बहुत साथ देता है। तो जिसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ भाई कि आपने ये चीज़ को ये मर्यादा है आपके अंदर कि यार आपने आपको झुकना आपने सीखा है। तो अमन भाई मैं अभी 2 बातें पूछूँगा, वो बहुत ही अच्छी बातें हैं और थोड़ी एक कड़वी होगी, एक मीठी होगी। तो पहले तो मेरे को मुंबई का दौर बताइए, जब यहाँ पे आए थे, किन-किन परिस्थितियों में, देखो एक तो भूखे रह के, प्यासे रह के, खुद के कपड़े धोना, ये वो, रेंट पे रहना, हर चीज़ें होने के बावजूद तो होता है, हर किसी का स्ट्रगल होता ही होता है। जो वो लोग हैं जो शुरा लेके ऐसे बैठे हुए हैं, आपसे पैसे ठगते हैं, ये वो काम दिलाने के झांसे में लेके ये वो, उनके बारे में पहले बताइए, फिर मैं आपको एक चीज़ और पूछता हूँ उसके बाद। जी, एक्चुअल में सर मेरे साथ भी एक स्टोरी और एक चीज़ें हुई हैं, ऐसे तो काफ़ी हुई है पर सबसे बड़ी अगर मैं डिमोटिव हुआ था तो उस पहली चीज़ की वज़ह से हुआ था कि मैं अपने घर से जो भी मेहनत करके थोड़ा बहुत काम करके और लोन लेके मैं पैसा लेकर मैं पहली बार जब मुंबई आया था और एक म्यूज़िक एल्बम के लिए एक प्रोड्यूसर ने मुझे यहाँ पर बुलाया था कि नहीं ये म्यूज़िक एल्बम है, ज़ी म्यूज़िक पे जाएगा ये वो। प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया और मुझसे उन्होंने पैसा लिया उस चीज़ का। तो पैसा मैंने उनको दिया, उसके बाद अ, अचानक से वो बोले कि 7 दिन बाद शूट है, 15 दिन बाद शूट है, महीने बाद शूट है, ऐसे करके सर 2 महीने हो गए और मेरे पास सर्वाइव करने के भी पैसे खत्म हो चुके थे और मैं हार मान के घर चला गया। तो सर वो चीज़ सबसे ज़्यादा हर्टिंग थी कि मैं आज उनको प्रोड्यूसर को तो मैं क्या गलत बोलूँ सर, मैं आज एक हर एक इंसान को ये चीज़ बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप किसी को सपना दिखा रहे हो, तो वो सपना आप पूरा कीजिए। क्योंकि एक बार इंसान पैसा लेके चला जाएगा, उसको दर्द नहीं होगा। एक बार अगर इंसान पैसा लेके चला जाएगा, दर्द नहीं होगा। आपको मार के चला जाएगा, दर्द नहीं होगा। पर आपके सपने को लेके जाएगा और आपकी चीज़ों को लेके जाएगा, आपकी उम्मीदें, आपकी फीलिंग्स को अगर वो इंसान लेके जाएगा झूठ बोल के, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो दर्द होगा जिससे इंसान ज़िंदगी भर के लिए डिमोटिवेट हो सकता है। वो अपनी ज़िंदगी की सारी हार मान मान सकता है। क्या आपने जो सपने दिखाए वो अगर पूरे नहीं हुए तो उसके? मैं ना हाथ जोड़ के एक तो अमन भाई को मैसेज देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के इंडस्ट्री में अगर 99% लोग अच्छे हैं तो 1% बुरे भी हैं। बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1% ही होंगे। पर मैं हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ यार, बहुत सारे ज़रिए हैं पैसे कमाने के। जहाँ पे लोग आते हैं अपने सपने लेके, साथ में बड़े-बड़े बैग उठा के, पता नहीं क्या-क्या सोच के आते हैं। और जो जहाँ पे पहुँचता है ना, उसके साथ बहुत सपने, जितना उसके बैग में सामान नहीं होता उससे भारी उसके दिमाग में सपने होते हैं। तो आप ये सब चीज़ें पैसे ठगते, ये अमन भाई मेरे साथ भी हुआ स्टार्टिंग में। कार्ड बना लो, पैसे दे दो, कार्ड बनाने के बाद आपका कल शूट है, ये वो, ये नहीं पूछना इसको एक्टिंग आती है कि नहीं आती, जा बेटा सीखो, जा आगे बढ़ो, क्या-क्या नहीं। वो तो एक लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है? पर आप किसी के सपनों के साथ मत खेलो, नहीं तो यहाँ भी आपको वो नहीं कहते, बोलते हैं ना, जगह नहीं मिलेगी तो ना ही आपको आगे मिलेगी। तो ये सब चीज़ें करना छोड़ दो, जो यहाँ पे फनियर बैठे हैं, पापी बैठे हैं, एक अच्छे मार्ग पे चलो और सबको साथ लेके चलो। अमन भाई ये तो चीज़ें होगी आपकी, ठीक है, मैं समझता हूँ वो आपके जज़्बातों को, वो प्रॉब्लम होती है जब पैसा लगा रहे हैं, साथ में वो पैसा तो चलो गया, साथ में आपके जो सपने भी वो होते हैं ना मिट्टी, तो वो चीज़ बड़ा दुःख लगता है। तो आज का टाइम बताइए, मैं जो पूछने वाला था दूसरी बात आपको, आज का टाइम बताइए, आज कितना कमा रहे हो? ये तो नहीं पूछूँगा पूरी, आप मेरे को अर्निंग बताइए, बट आज के टाइम पे ये बताओ कि अच्छे आपको वो आते होंगे एक प्रमोशन? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी मेरी और जब मैं वायरल होना स्टार्ट हुआ, मेरी वीडियोज़ वायरल होना स्टार्ट हुई, तो मुझसे एक फ़ेमस इन्फ्लुएंसर मुझे मिला
और मेरे एक दोस्त के थ्रू वो मुझे मिला था। उसने बोला था कि भाई ये अमन पठान है और इनके साथ आप वीडियो बनाओ, कोलैब करो, इनकी थोड़ी मदद कर दो, बाहर गाँव से आए हैं। तो उस इन्फ्लुएंसर ने, उस बंदे ने मुझे एक चीज़ बोली थी, बोले मैं कोलैब वोलैब नहीं करता हूँ, मैं ऐसे हर किसी का साथ नहीं देता हूँ। एटीट्यूड दिखा दिया उसने और वो चीज़ बहुत हर्टिंग थी क्योंकि वहाँ 4-5 गर्ल्स वगैरह, बॉयज़ वगैरह सब खड़े थे, दोस्त यार, और उस बीच में मुझे ये बोला गया था कि अपने आप को देख, बोले गाँव से आया, गाँव चला जा, यहाँ मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई फिज़ूल का टाइम बर्बाद मत कर मुंबई में आके, यहाँ तुझे पता है रहना-करना कितना महँगा, हर कोई साथ नहीं देगा और मैं तो ख़ासकर नहीं देता, मेरा कंटेंट अलग हट के है। मैं बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों मैंने उस दिन भी अमन भाई ये बात बोली थी, ये जहाँ पे चढ़ी हुई है ना इसको कम कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो अर्श से फर्श, फर्श से अर्श से ना वो फटाक से हो जाता है, तो ऊपर वाले के हाथ में सब भाई। तो भाई का ना मैं पता नहीं दिल से बहुत प्यार सा निकला, मैंने बहुत सारी चीज़ें कि ऑफ द कैमरे पे हम बातें कर रहे थे, कुछ ऐसे, तो वो मेरे को आपका नेचर बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ें होती है भाई, डाउन टू अर्थ रहो, ये इंसान देखने को मिलती है इनके अंदर। तो ये ऐसे हमेशा अपने आप को बना के रखो भाई, उसके लिए तो आपको सैल्यूट है और मेरा दिल कर रहा है गले लग जाऊँ, पर हम बैठे अभी दूरी पे हैं, पॉडकास्ट भी चल रहा है। तो भाई बहुत प्यारे इंसान है और सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि वो जो भी बोलते हैं ना, वो सच बोलते हैं। तो भाई ये ऐसे इंसान मिलते नहीं है मार्केट के अंदर जो जो आपके है अंदर ना? है, और हाँ, यहाँ पर एक इसको चीज़ बरकरार हुई थी रखना हमेशा आप। कि जिस बंदे ने मुझे ये चीज़ बोली थी और जब मैं सारी हार मान चुका था, उसके ही 15 दिन बाद मेरी फर्स्ट वीडियो गई थी मिलियन, मतलब 1 मिलियन मेरी वीडियो गई थी, उसके बाद फिर 5 मिलियन गई, फिर कंटिन्यू सारी वायरल होने लगी। उस बंदे के फॉलोअर्स से मेरे क्रॉस कर गए। 15 दिन के अंदर उस बंदे से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हो गए। तो एक दिन वो आता है, बोले भाई कोलैब करोगे क्या? तो मैंने बोला दिल खोल के, मैंने कहा बिल्कुल भाई करेंगे कोलैब, क्यों नहीं करेंगे ये यार। होते हैं इंसान दरिया दिल वाले बोलते हैं ना भाई, ये हमेशा अपने आप को भाई यही चीज में बना के रखना, बहुत ऊपर वाला साथ मैंने देगा। मुझे एक दिन वो जवाब दिया था, क्योंकि मुझे मेरे दिल में पता था कि जो इसने मुझे जवाब दिया था, वो इसके दिमाग में ज़रूर होगा और जो मेरा जवाब था उसको कि बिल्कुल भाई मैं कोलैब करूँगा भाई, मैं तुम्हारा ही छोटा भाई हूँ। तो वो चीज़ उसको वहाँ पर लगी होगी क्योंकि मुझे पता है मुझे ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद सोच लेगा कि उसने क्या किया था और आज उसको क्या मिल रहा है। हो गए। जैसा कर्म करते हैं ना वैसा फल मिलता है इंसान को। उन्होंने सोचा होगा कि बंदा एटीट्यूड से बोलेगा भाई मैं नहीं करूँगा, पर असली जो आर्टिस्ट होता है ना, जिसको भगवान देता है तो वो बहुत कहने का ना, मैं एक चीज़ मैंने सुनी या दिमाग में आई थी, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो बोले थे कि इंसान तो बहुत सारे हैं दुनिया में भेजे हुए, पर जो शिद्दत वाले हैं ना वो भगवान ने कुछ लोग चुने हुए हैं, वो भाई आप जैसे हैं। क्योंकि देखो कितना अपने आप में वो चीज़ को रखा इन्होंने, क्या बोलते हैं, वेट कर रहे थे उस चीज़ का भी एक दिन मेरा वक्त आएगा, लगे रहे भूख प्यास से, हर चीज़ से लड़े। तो आज देख लो भाई का अच्छा चल रहा है। तो मैं वो बात कर रहा था, वो बात हमारी बीच में रह गई। तो अभी आजकल के टाइम पे प्रमोशन का चल रहा होगा सही तरीके से, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इमोशन का ऐसा है कि जब से मेरी चीज़ें अच्छी चलने लगी, मेरा स्ट्रगल टाइम, एक बोलते हैं ना कि एक स्ट्रगल टाइम होता है और एक सक्सेस टाइम होता है। तो मेरा स्ट्रगल टाइम तो खत्म हो चुका है अब। अब मेरा सक्सेस टाइम, अब मेरा पीक पॉइंट है। तो मैं आपको एक छोटी-सी बात बोलूँगा, उसमें आप समझ जाना कि मेरा अर्निंग क्या होगा। कि मैं आया था तो मेरा एक फ्लैट था, जो कि बड़ी मशक्कत और मुश्किलों के साथ मैंने लिया था। आज मेरे 2 फ्लैट हैं और अब आप उससे समझ जाइए कि मेरी अर्निंग क्या होगी, क्या नहीं होगी। बहुत अच्छी बात की है भाई ने, क्योंकि अर्निंग हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि किसी को पूछनी भी नहीं चाहिए। पर अमन भाई के अंदर ना कूट-कूट के भरा हुआ भाई टैलेंट, राइटर भी है, एक्टर तो पहले थे, इन्फ्लुएंसर भी है अभी, तो काफ़ी ऊपर वाले की कृपा है, अभी मिलियन में लोग देख रहे हैं। और क्या-क्या टैलेंट वो बताइए ज़रा का? जी, मैं स्पोर्ट्स में नेशनल राइफल शूटर हूँ। क्या बात है! मैं मिमिक्री करता हूँ, स्केच भी कर वाह! लेता हूँ। जी। वाह! अभी मिक्री की बात आ गई तो मिक्री करके बताइए थोड़ा। जिसे अमरीश पुरी कहते हैं, करण अर्जुन में। अरे निकम्मो, कहाँ मर गए थे? मैंने बोला था करण अर्जुन आएंगे, ये लो आ गए। तो क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात लगी। अमन भाई अभी तो जैसे जानते हो पहचानती दुनिया अभी, रोड पे निकलते हो तो फैन्स लोगों को, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए फैन्स लोग। एक्चुअल में सर यहाँ पर मेरी सोच फैन्स लोगों को दुनिया से अलग है थोड़ी-सी। जितने भी एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी सोच कुछ अलग है, पर यहाँ फैन्स लोगों की अगर बात आती है तो मेरी सोच फैन्स के लिए बहुत अलग है। मैं कभी ये नहीं सोचता और ये एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि कोई मेरा फैन बने, क्योंकि मैं उनका फैन बनना चाहता हूँ। क्योंकि अगर जो इंसान मुझे फ़ॉलो कर रहा है, मुझे आज यहाँ से यहाँ पर पहुँचा रहा है, तो मैं उसकी वजह से हूँ। तो मुझे उसका फ़ैन होना चाहिए, ना कि उसको मेरा। मैं तो एक ज़रिया हूँ, मैं तो एक कॉमेडी करके, इमोशनल चीज़ें करके बस मैं उनको एंटरटेन कर सकता हूँ।
पर जब तक अगर वो इंसान मुझे फ़ॉलो नहीं करेगा, वो उस मुकाम तक मुझे पहुँचाएगा नहीं, जब तक मेरा नाम कैसे होगा? तो सबसे बड़ा तो फ़ैन मैं मेरी पब्लिक का हूँ, मेरी ऑडियंस का हूँ, मेरे चाहने वालों का हूँ। क्योंकि मैंने देखा है ना सर कि कई बार जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता था और काफ़ी पब्लिक इकट्ठी जो होती है, तो उनके बाउंसर्स लोग क्या करते हैं ना, उन पब्लिक को हटाते हैं और झटके से गिरा देते हैं, उनको हटाते हैं, उनको भगाते हैं। कोई सेल्फी लेने आता है तो कोई भी इन्फ्लुएंसर आज हो उसके अंदर अगर है, सबके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है। ये चीज़ मैंने यहाँ मुंबई में आके देखी है। कि वो बोलता है कि चल अलग हट जा, फ़ोटो नहीं लेना, अभी टाइम नहीं है। तो भाई मैं उन लोगों को ये बोलूँगा कि भाई अगर वो इंसान नहीं होगा ना, तो आप कुछ भी नहीं हो। आप ना इन्फ्लुएंसर हो, ना एक अच्छे इंसान हो, ना एक अच्छे एक्टर हो। जैसे सलमान खान साहब अपनी बालकनी में आके हाथ हिलाते हैं और जो पब्लिक उनका इंतज़ार कर रही होती है सुबह से लेके शाम तक, अगर वो पब्लिक ही नहीं रहेगी, तो वो हाथ हिला के क्या करेंगे? तो वैसे मैं बात यहाँ पर सलमान खान साहब की नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत लेजेंड हमारे इंडस्ट्री के इंसान हैं और मेरे दिल से बहुत रिस्पेक्ट है उनकी और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, मैं खुद फ़ैन हूँ उनका। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ये आजकल के जो डिजिटल मार्केट से वायरल हुए हुए लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आजकल आगे बढ़े हैं, पब्लिक ने जिनको प्यार देके आगे बढ़ाया है। मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ कि कम से कम जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया है, आप उनकी कदर कर लो। तो भाई हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। भाई ने बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी है कि पब्लिक ही मैं उनका फ़ैन हूँ। तो भाई कभी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ रह गई होगी जिसको भी पाना चाहते हो, वो ख्वाहिशें कौन-सी है आपकी? जिसको पाना चाहते हो? मेरी लाइफ़ की सबसे बड़ी ख़्वाहिश है, सबसे पहले तो मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरी ख़्वाहिश है सबसे पहला मेरा सपना है कि मैं 1 मिलियन क्रॉस करूँ। दूसरा बड़ा सपना है मेरा कि मैं मेरे मम्मी-पापा के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। मेरे मम्मी-पापा के लिए हर वो चीज़ करना चाहता हूँ जो एक बेटे का फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि आज उन्होंने रात भर जाग के, सिलाई करके, मेरे पापा ने वेल्डिंग करके आज मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। एक मैकेनिक पूरी रात वेल्डिंग करके और इतनी मेहनत करके आज मुझे यहाँ पहुँचाया है। तो सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का फ़र्ज़ ये है कि मैं मेरे माँ-बाप के लिए वो करूँ जो उन्होंने कभी सपने में भी ना सोचा हो। उनको मैं वर्ल्ड टूर कराना चाहता हूँ, उनको मैं दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अक्सर लोग अपनी बीवी के साथ और गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया घूमने के सपने देखते हैं। पर मैं मेरे माँ-बाप के साथ बाहर घूमने के सपने देखता हूँ कि मैं उन्हें घुमाना चाहता हूँ, कि जिन्होंने मुझे बनाया, आज मैं उनको सबसे पहले कुछ चीज़ देना चाहता हूँ। फिर बाद में मैं और मेरे शौक और मेरी चीज़ें, सबसे पहले मेरे भाई मेरे मैं ऊपर माँ-बाप। वाले से दुआ करता हूँ कि हर माँ-बाप को आप जैसा बच्चा दे, है ना? क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत सारे आपको जनरेशन है जो नई, वो खुद अपने हिसाब से चल रही है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है, हर कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं। मगर देखो भाई कितने डाउन टू अर्थ है कि यार जो भी हूँ कि माँ-बाप की बदौलत हूँ, पर मैं उन्हीं को ही अपना जो मेरा ड्रीम कुछ भी रहेगा लाइफ़ का, मैं पहले उनको वो अचीव करने के बाद पहले मैं उन्हीं पे वो निछावर करूँगा। तो भाई हमेशा लाइफ़ में ऐसे रहना बने और डाउन टू अर्थ ही रहना और सबसे पहले है भी माँ-बाप क्योंकि दुनिया में लाने वाले भी हमें वही हैं। जब हम बोलते भी नहीं थे मुँह से कुछ, तो वही माँ-बाप हमारी वो भाषा समझते थे, है ना? तो हमारे अपने काफ़ी वो होते हैं ना, अपने आप को वो चला लेते हैं उनका जैसे भी चलता है। मगर बच्चे के लिए वो माँ जैसे ही बोलते हैं ना खुद एक गीले बिस्तर पे सोती है, तो आपको बच्चे को है ना अपने सूखे बिस्तर पे सुलाती है। तो आपको एक बात और पूछूँ मैं कि आपको गुस्सा आता है? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अच्छा, अभी हाइपर हो जाते हैं कभी? हाँ, बहुत किस-किस बातों ज़्यादा। से आता है गुस्सा आपको? मुझे गुस्सा कुछ अलग चीज़ों पे जैसे अगर कोई गरीब इंसान है, अगर वो आपसे कुछ माँगने आया तो कई सारे लोग होते हैं कि उनको भगा देते हैं। तो मुझे वो चीज़ और वो टाइम देख मतलब उस पल पे मुझे इतना हर्ट होता है कि यार काश ऊपर वाला मुझे इस लायक बनाता कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। उनको ना बोलने का कोई चांस नहीं रहे कि जिस जिस इंसान को मैं देखूँ और अगर मेरी औकात ऊपर वाले ने चाहा कि मेरी वो औकात रही कि मैं उस इंसान की मदद करने के लायक हूँ, तो मैं सबसे पहले लाइन में आगे खड़ा रहूँगा उस इंसान की मदद करने के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा लाइफ़ में गुस्सा तभी आता है, जब मैं किसी बेबस इंसान को देखता हूँ, मजबूर इंसान को देखता हूँ और कोई उनको हर्ट कर रहा हो। भाई सही बात है। कोई भी आपको ना बड़ी आस लेके कुछ माँगता है, आप उसको धुतकारा मत करो। मानता हूँ ठीक है, किसी का मान लो आपकी प्रॉब्लम है लाइफ़ में आपके पास नहीं है, पर बोलने का भी तरीका होता है। कभी किसी को धुतकारिए मत, पता नहीं वो कितनी ख्वाहिश, कितनी आस से आपके पास आता है। अगर आप मान लो 100 का खा रहे हो, तो किसी गरीब के लिए 10 का निकाल दो। इसको बोलते हैं कहीं भी हम भगवान के घर पे जाते हैं ना, क्या बोलते हैं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसको, दशमेश निकालना। तो कहते हैं ना वो आप भगवान के घर नहीं किसी गरीब के मुँह में भी डाल दो तो अच्छी बात है। जहाँ पे आप कुछ खाने जाते हो मार्केट में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, माँगते हैं आपसे। अगर होते हैं तो मना मत किया करो। उनके लिए भी कुछ खिला दो, उनको पैसा मत दो भले, पर उनको कुछ खिला दो, धुतकारा मत करो। ठीक सर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा जी।
कि जैसे आपने बोला कि किसी की मजबूरी रहती है। सर मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है कि आज दुनिया पता है ट्रेंड की तरफ जा रही है, चकाचौंध की तरफ जा रही है। आप किसी बड़े कैफ़े पे जाओगे, रेस्टोरेंट पे जाओगे, चाय मिल रही है 200 की, 500 की, ₹1000 की चाय इंसान पी रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के, अपने दोस्तों के साथ बैठ के, ठीक है? और वहीं पे आपको वही चाय ₹5 की मिलती है, ठीक है? तो आप भले ही आप ₹1000 की चाय पियो, मना नहीं है, पर आप उस इंसान को जो आपको माँग रहा है, भले उसको ₹10 दो। ₹10 इस दुनिया में इतना ज़्यादा आज की दुनिया में इतना महत्व नहीं रखते हैं। पर आप उस इंसान के लिए वो ₹10 बहुत बड़ी चीज़ है, वो 10,000 के बराबर है। अगर उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा तो उस ₹10 का कुछ लेके वो कुछ तो खा लेगा। जब आप 1000 चाय पीने में खर्चा कर सकते हो तो आप ₹10 उस इंसान को भी दे सकते हो। कोशिश करो लाइफ में दशमेश निकालने की। उसका मतलब यही होता है कि यार आप कुछ भी खा रहे हो, इतना ऐश और आराम के लिए कर रहे हो बहुत कुछ अपनी लाइफ में, तो थोड़ा-सा अगर किसी और के लिए करते हो तो क्या पता भगवान ने आपको एक ज़रिया बनाया हो। तो वो ज़रिए में आप हमेशा लगे रहो, अपने आप के अंदर एक प्रण लो कि यार कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं आपकी लाइफ में यार। अगर आप इतना कमा रहे हो तो वो भी क्या पता दशमेश निकाला अगर आपने किसी और को खिलाया, आपको ऊपर वाला पता नहीं कितना और दे दे। तो हमारा भी यही नेम रहता है हमेशा, भले कम भी हो जेब में पर किसी के लिए हमेशा करो। आपको एक यही बात के लिए मैं बोल देता हूँ थोड़ा-सा, मेरे पे ये कहानी है। मैं बाइक जहाँ पे पार्किंग में पहले खड़ी करता था, तो वहाँ पे ना एक हम बोल सकते हैं वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। मेंटली क्या, वो किसी से कोई बात नहीं करता था। वहाँ पे एक बेचारा पागल बोलते जिसको हम, तो वो बैठा रहता था। तो उसको है भी वो बोलते थे थोड़ा मराठी टाइप में बोलते थे क्योंकि है कहीं आस-पास के थे महाराष्ट्र के। तो मैं क्या करता था, उनका क्या एक और भी था, पता नहीं वो खाना कितने-कितने दिन नहीं खाते थे, मैंने सुना था उनके बारे में। तो वो खाते थे तो शायद कोल्ड ड्रिंक, ये लेस-वेस उनको आदत हो गई थी वो खाने की, तो वही खाते थे वो। तो मेरा क्या रहता था कि यार ये ऐसा इंसान बेचारा पड़ा हुआ, तो मैं उसको खाने के लिए बोले खाना नहीं खाता था। मेरे को 1-2 बार मैं जाता था, जैसे बाइक खड़ी की तो मेरी तरफ देख के खड़ा हो जाता था। हालाँकि बहुत सारे पार्किंग में आ रहे लोग, पार्किंग से अपनी गाड़ी-वाड़ी उठा रहे हैं, मना कर रहे हैं, चले जाते थे। मैं उसको लेके चला जाता था फिर, खिला के लाता था। तो वो बंदा क्या ना उसको आदत हो गई उसको ये कि मैं जब भी जाता था बाइक पे तो बाइक लेने के लिए, तो वो बंदा ना मेरे को देख के खड़ा हो जाता था। तो बाद में ना एक दिन ऐसा आया बीच में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रियलिटी और सच्चाई है। उस दिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे, ना पता नहीं फ़ोन नहीं चल रहा था गूगल पे, ना ही मेरे पास कैश थे। उस दिन वो खड़ा हो गया। अच्छा जिस दिन खड़ा हो गया तो मैंने बोला आज बैठ जा, आज मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पता नहीं कहीं से पेमेंट आनी थी क्या ना, वो भी उसी दिन ही आई। फिर मैं गया शाम को, फिर उसको मैं लेके गया वहाँ पे। तो कहने का मतलब पता नहीं उसकी बदौलत ये मेरे कुछ ज़रिया होता है कि भगवान है ना, क्या पता वो मेरी पेमेंट ना आनी हो, पता नहीं कितने दिन बाद आनी हो। तो मेरे भी दिल में ये बात रहेगी, तो ऊपर वाले ने भी सुनी, तो देख लो मैं उसी वक़्त शाम को गया, फिर मैं उसको खिला के लाया। मैं चल भाई, तो जिसके कर्म का ना भाई उसको मिलने का मिलेगा। जी। सर यहाँ पर आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था कि बड़े-बड़े लोग पैसा देने से और गरीबों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं। लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं और वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। एक बच्चा था वो मुझसे माँगने आया कि भैया मुझे ये खाना है, वो खाना है। मैंने बोला बेटा मेरे पास, मैंने ऐसे ही मज़ाक करी उससे कि बेटा मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, तू खिला दे मेरे को। तो बोले लो ना भैया। उसने चिल्लर निकाली और मेरे हाथ में रख दी। बोले भैया आपको जो खाना है खा लो। तो मैं सोच रहा था उस दिन, और वो बहुत इमोशनल पल था मेरे लिए कि यार एक बच्चा जो मुझसे माँग रहा है, आज मैंने उससे माँगा तो उसने दे दिया। यहीं अगर मैं किसी बड़े इंसान को बोलता कि भाई मेरी 100-50 की मदद कर दो, तो वो ना बोल देता। पर उस गरीब का दिल देखो, उस बच्चे का दिल देखो कि उसने मुझे बोला लो भैया मेरे पास इतनी चिल्लर है, आपको जो खाना है खा लो। तो वो दिल जीत लिया था उस इंसिडेंस ने। इतनी शिद्दत, सही बात है ना, वो बच्चे का कितना बड़ा दिल होगा। आजकल के टाइम पे हमारे रिलेटिव, आस-पास दोस्त, पता नहीं बहुत सारे होते हैं, आपके आपकी पर्सनल लाइफ में देखा ही होगा। भले वो करोड़पति हो, भले लाखोंपति हो, मगर आप किसी वक़्त, बुरे वक़्त में उनसे मदद माँग के देखना, वो सीधे हाथ खड़े कर देते हैं क्योंकि भगवान ने उनको दिल नहीं दिया। तो वो कुछ चंद लोग ही होते हैं जिनको दिल दिया हो, तो आप हमेशा वैसे बनो, कोशिश करो। अगर आपको भी ये आदत किसी इंसान को भले हो सकती है, पर वो आदत को चेंज करना चाहिए। हो सके तो कोशिश करो किसी की मदद करने के लिए, क्योंकि इंसान एक बना ही, दुनिया में आया ही किसी की मदद करने के लिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, एक तो हमारी जाते-जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, उसके बाद थोड़ा आप बताइए? सर मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। आजकल जो मैं टाइम देख रहा हूँ, जो नफ़रतें देख रहा हूँ, उन चीज़ों पे मैं बोलना चाहूँगा। वैसे मैं बोलना नहीं चाहता था पर मुझे बोलना बोलिए, हमारा पॉडकास्ट है भी, खुल के बोलो, इसमें कोई बनावटी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सीधा जो आपके दिल में है, आप खुल के बोलिए। और वो मैसेज भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि दूसरा भी, देखने वाला, सुनने वाला भी समझे उस चीज़ को। सर मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नफ़रत बढ़ चुकी है। एक समय होता था कि ईद आती थी तो सारे हिंदू दोस्त लोग हमारे हमारे घर में आके सेवइयाँ खाते थे।
दिवाली आती थी तो हम लोग उनके साथ पटाखे फोड़ते थे जाके। तो वो एक जो भाईचारा था, वो देख के एक रोने रोने एक अंदर से इमोशनली फीलिंग आती थी और रोना आता था कि नहीं यार, क्या कितना अच्छा चीज़ है यार, सब मिल-जुल के बना रहे हैं। और आज मैं देखता हूँ कि कोई किसी के घर जाना पसंद नहीं करता है, हिंदू-मुस्लिम एक-दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, लोग जातियों में और धर्म के नाम पे बँट रहे हैं। तो उन लोगों के लिए सर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जिस जाति और जिस धर्म के नाम पे आप बँट रहे हो, तो याद करो अपने वो सेकंड क्लास के दिन, थर्ड क्लास के दिन, सेकंड क्लास के दिन, थर्ड क्लास के दिन, एलकेजी, यूकेजी, फिफ्थ क्लास, जो ये क्लासें थी जो हमने हमारे ज़माने में जो हमारा स्कूल टाइम था, हम एक टिफ़िन में खाना खाते थे, एक झूले पे झूला झूलते थे। जब टीचर सज़ा देती थी, तो एक साथ मुर्गा बनते थे, राइट? तो वो दिन याद करो। आज के नफ़रत फैलाने वालों से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि नफ़रत फैलाने से पहले ज़रा अपने स्कूल के दिन याद कर लेना कि आप स्कूल के दिन में क्या आपको पता था कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप एक टिफ़िन में खाना खाते थे। तो मैं सभी मेरे चाहने वालों से, मेरे जितने भी फ़ॉलोवर्स हैं और जहाँ-जहाँ तक मेरा ये मैसेज जा रहा है, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत फैलाओ और मोहब्बत से एक-दूसरे के त्योहार बनाओ और मिल-जुल कर रहो और फिर देखो ये हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत होता है। क्या बात है! क्या जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो इसीलिए कहा जाता था कि यहाँ की सारी परंपराएँ, यहाँ के सारे फेस्टिवल्स लोग मिल-जुल के बनाते थे और आज सब अलग हो गए हैं। तो वो नफ़रत की दीवार हमको तोड़नी है और मिल-जुल के आगे एक-दूसरे का एक हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है और एक खूबसूरत भारत बनाना है, बस। भाई बहुत अच्छी बात की, मेरे दिल को लग गई, सैल्यूट है भाई आपको। बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि जब स्कूल में पढ़ते थे एलकेजी, यूकेजी जैसे थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, वो बच्चे एक ही जगह खाते थे, एक ही जगह पीते थे, है ना? तो एक ही जगह झूले में झूलते थे, टीचर से भी मार खाते थे, एक ही जगह मुर्गा बनते थे। तो वहाँ पे क्या था बचपना था, वहाँ अभी जो जाति-पाति, धर्म-जात के लोग लड़ रहे हैं ना, वो हमारे दिमाग में कॉन्स्टेट कर चुका है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं। तो भाई हम वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में क्या है सब आपस में भाई हैं। जाति-पाति हमारे दिमाग में है, अपने-अपने धर्म को मानो, सबको हिंदू मुस्लिम से प्यार करे, मुस्लिम हिंदू से करे, है ना? तो वो चीज़ मैं भी चाहता हूँ, जो स्कूल की यूनिफ़ॉर्म होती है, वो सबको सेम ही क्यों डालते हैं? क्योंकि सब स्कूल के लिए एक बराबर है। तो सेम मैं भी चाहता हूँ, जो भी इंडिया में रह रहे लोग, भारत में रह रहे हैं, तो सब एक बराबर, सबको एक ही ओहदा मिलना चाहिए। तो भाई जो जाते-जाते वो बता दीजिए आपका जो प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी, अभी मैंने एमएक्स प्लेयर के लिए एक सीरीज़ की है, जिसके 3 एपिसोड शूट हो चुके हैं, जिसका नाम है एक दिन तेरा एक दिन मेरा। उसके बाद एक म्यूज़िक एल्बम करा है मैंने ज़ी म्यूज़िक से और अभी मेरे रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट और लाइन-अप है, वो मैं खुल के आपको बताऊँगा और पर्सनली बिल्कुल। हाँ। मैंने उस दिन भी यही बात कर रखा था, मैं पिछले पॉडकास्ट में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं आने वाले कि जो शेयर नहीं कर सकते जब तक कि उसकी प्रमोशन नहीं चालू होती, है ना? तो भाई इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए आरडी पॉडकास्ट और मैं थैंक्सफुली हूँ भाई उन लोगों का जो हमें इतनी अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, हमारी वीडियो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे प्यारे जो हमारी तरफ से भी थोड़ा ऑडियंस के मैसेज। और मैं सर के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो आरडी पॉडकास्ट है और सर के लिए और इनकी टीम के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि ये लोग जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको मार्केट में लेके आ रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी जीवन चर्या बता रहे हैं, उनकी दिनचर्या बता रहे हैं कि क्या है ये लोग, ये कैसे छुप गए हैं, इनको कैसे बाहर वापस लाया जाए, हर चीज़ ये बताते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है सर आपकी कि आप हम लोगों के लिए ये चीज़ कर रहे हो। नहीं तो हम तो पर्दे के पीछे छुप के ही रह जाते। अगर आप जैसे लोग हमको मौका ना देते इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ ब ब पॉडकास्ट के सामने आने का अगर मौका ना दें, तो हम तो पर्दे के पीछे छुप के रह जाते। तो सर आपका सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ और पब्लिक से भी मैं यही हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बस मैं यही कहना चाहूँगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, ये आपका बड़प्पन है। आपने क्योंकि आप भी इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपको भी दुनिया जानती है, हम तो अभी छोटे-मोटे हमारा स्टार्टअप है। तो इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।